गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, और हम एमएमएफ एंड रिलक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा हो सका तो मैं इससे ज़्यादा भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल कब 19th सेंचुरी में जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने इन रूल्स को जो है वो करा था, डेवलप करा था, या फिर इनकी डिस्कवरीज करी थी। ठीक है, तो जो है कि आज भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे जो डेली लाइफ में है। बहुत ज़्यादा मोटर्स और जनरेटर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये हमें ये रूल्स किस लिए आते हैं, ये डायरेक्शन, हमें करंट की डायरेक्शन बताने में काम आते हैं। ठीक है, थ्री डी प्लेन्स में ये हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताते, बल्कि हमें बताते हैं डायरेक्शन, किस किस की, हमारी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की और फोर्स की। ठीक है, और ये ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंग्स हैंड रूल होता क्या है। इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं, एफ बी आई। एफ बी आई मीन्स, एफ मीन्स फोर्स, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड आई मीन्स करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमें करंट की सिर्फ डायरेक्शन देता है, करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन। तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के जो है 90 डिग्री के एंगल से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। अगर अपना हैंड आप खोलोगे और अपने फिंगर्स को इस तरह 90 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर रखोगे तीनों को, तो आप डायरेक्शन को है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा जो थंब है वो होता है, अगर आप एफ बी आई से याद रखोगे तो इजीली याद होएगा। फर्स्ट थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। ठीक है, फोर्स कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है, मोशन जहाँ फोर्स होएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होएगा, हमारे पास मोशन होएगा। बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये हमारी इंडेक्स फिंगर बताएगी, और जो आई है करंट की डायरेक्शन को हमारी मिडल फिंगर बताएगी। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड रूल में, एफ फॉर फील्ड, एफ फॉर फोर्स, जो मोशन होएगा वो थंब करेगा, इंडेक्स फिंगर फील्ड एफ, और जो है मिडल फिंगर क्या बताएगी, करंट। यहाँ पे एफ फॉर मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड और आई करंट। यहाँ पे भी ऐसे ही एफ बी आई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो है दो हैंड, अपने दोनों हैंड्स के एक एक रूल बनाया। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड रूल, हम जहाँ पर भी हमें मोटर का काम, मोटर का यूज करना हो, मोटर मीन्स मतलब मोशन करना है हमें। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में लाना है, तो इनका ये रूल्स क्या था, इनका रूल क्या था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मोशन होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ जो है फील्ड की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसको हमने बी की डायरेक्शन में रखा, और करंट कैरिंग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो हमारा मोस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ये कौन सी लाइन, कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी मिडल फिंगर जो है हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो थंब, हमारा जो थंब की डायरेक्शन क्या आती है, ऊपर, यानी अपवर्ड, यानी मोशन कहाँ पे होगा, अपवर्ड। तो ऐसे करके हम इसको मूवमेंट करा सकते हैं, और ये कहाँ पे काम आता है, करंट में। और यहाँ पे फोर्स जो लगेगी वो कितनी हो सकती, फोर्स कितनी होगी, एफ is equals to B into IL. B here is magnetic field lines, magnetic field lines, और I यहाँ पे करंट है, और L क्या है यहाँ पे, कंडक्टर की, हमारे कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये मोटर्स में यूज होता है। इसी तरह से होता है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे जनरेटर्स में, ठीक है, हम करंट को जनरेट करते हैं वहां पे। तो इसको, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, इस किसी भी कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट कराएं किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, तो हमारे अंदर इस वायर के अंदर क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी फील्ड की डायरेक्शन जो है यहाँ पे है नॉर्थ टू साउथ,
और ये हमारी जो है फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर जो है इसकी डायरेक्शन को बता रही है। इसी तरह से जो मोशन है, अगर हम इसको अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं, इस कंडक्टर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें करंट जनरेट होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारी मिडल फिंगर जो है बताएगी, वो होगी हमारी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि ये मोटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, वाइल राइट हैंड रूल इज यूज्ड इन जनरेटर्स। इसमें मिडल फिंगर क्या दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट मिडल फिंगर शो करेगी। ठीक है, और थंब क्या, थंब इज फॉर फोर्स और मोशन। ठीक है, इसमें भी थंब क्या होएगा, फॉर मोशन, फोर्स या फिर मोशन, और ये मोटर्स में यूज होगा और ये जनरेटर्स में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एमएमएफ एंड रिलक्टेंस। बेसिकली ये क्या है कि इसको अगर हम, एमएमएफ होती क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। हमें पता है कि भाई जब हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होते क्या है, देखो, अगर जो ये लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, क्लोज पाथ को फॉलो करें तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अगर जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो एक क्लोज पाथ को फॉलो करें तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। अब उसमें एमएमएफ क्या होती है, जब हमें पता है कि जो फ्लक्स को इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, ए फोर्स दैट टेंड टू इस्टेब्लिश फ्लक्स थ्रू अ मैग्नेटिक सर्किट। जो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्स को जनरेट करती है वो फोर्स होती है हमारे पास एमएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और वो कितनी होती है, जितनी एक कोयल के अंदर से करंट जा रहा है उतनी, प्लस नंबर ऑफ कोयल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल्स, यानी यहाँ पे जैसे जैसे करंट इसके अंदर पास करेगा, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही इसका क्या, उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होएगा। एक फोर्स जो फ्लक्स को जनरेट करेगी उस फोर्स को ही हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट कितना पास कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल, मतलब उस कोयल के अंदर कितने टर्न्स हैं। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, हमारा फ्लक्स जो है ज्यादा जनरेट होएगा। मैग्नेटिक रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है, बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह है, इसको हम मैग्नेटिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है करंट के फ्लो को, वैसे ही ये क्या करता है, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोडक्शन को रोकता है। ठीक है, तो रिलक्टेंस क्या होगा, बिल्कुल एक रेसिस्टेंस की तरह है जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी आर जो जैसे कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मैं लिखूं अगर, तो आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पता है एल अपॉन ए, और यहाँ पे होती है उसकी डेंसिटी। ठीक है, रो एल अपॉन ए। जैसे आर हमारे पास लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही रिलक्टेंस भी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने होता है, एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ के। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, जैसे हम सपोज करते हैं कि एक सोलिनोइड है, एक सोलिनोइड है और हमने उस पे क्या कर रखा है, वायर्स हैं, और हमने इसके अंदर से करंट क्या कर दिया, पास कर दिया। जब हमने करंट पास किया तो इसमें रिलक्टेंस, रिलक्ट मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो हमने पता था, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगी वो कितनी होती है, एन इंटू आई, और फ्लक्स कितना होएगा, फाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिलक्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये रिलक्टेंस एस है तो ये क्या होगा, लेंथ अपॉन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के हमारे पास क्या आ गया, न्यू नोट इंटू न्यू वन, न्यू नोट इंटू न्यू आर, और न्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, और मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल की परमिएबिलिटी। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब ये भी रिलक्ट एस की वैल्यू है और ये भी एस की वैल्यू है, जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की जो फ्लक्स को अपोज कर रही है इसकी वैल्यू भी इतनी है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को इक्वेट करा तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, फाई की, यानी हम बता सकते हैं कि फ्लक्स कितना जनरेट हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास रिलक्टेंस एंड मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है तो इससे हमें ये पता चला कि फ्लक्स कितना जनरेट होएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, एमएमएफ के है। फ्लक्स कितना जनरेट हुआ, एन आई के क्या है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली।
जितनी ज़्यादा ये फोर्स होगी उतना ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स होगा, पर रिलक्टेंस क्या है इसका अपोजिट, जो फ्लक्स के अपोजिट है, जितना ज़्यादा रिलक्टेंस होगा उतना हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है? हिस्टैरिसीस का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पीछे रह जाना, ठीक है। जब हम मैग्नेट किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं और फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो जो उसकी फ्लक्स है ना वो जीरो नहीं होता। मतलब जैसे जैसे हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं उसका फ्लक्स इंक्रीज होता है, फिर हम उसको डिक्रीज करते हैं मैग्नेटाइजेशन को, तो उसका फ्लक्स जीरो नहीं होता, कुछ वैल्यू उसमें रह जाती है। तो उस रह जाने की वैल्यू को क्या हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हिस्टैरिसीस, कि वो पीछे रह गया। इसका ग्राफ अगर हम इसमें आगे देखेंगे, इसका ग्राफ, तो ये ऐसे है, देखो यहाँ पे जैसे जैसे हमने बढ़ाया, एच बढ़ाया, वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ रही थी, पर जैसे जैसे हमने एच को कम किया, एक टाइम आया जहाँ पे हम एच को कितना भी बढ़ा लें, बी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। फिर हमने एच को डिक्रीज करना शुरू किया, जैसे जैसे हम एच को डिक्रीज कर रहे थे एच जीरो आ गया, बट बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं आई। इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस, या फिर पीछे रह जाना बी का, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये किसका है कि हमने एक सोलिनॉइड रिंग को कंसीडर किया, यहाँ पे हमने एक डीपीडीटी स्विच किया, ताकि इसका यूज मैं आगे बताऊंगी डीपीडीटी स्विच का, ठीक है। पहले हमने इसको मतलब यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद हम इस बी को जीरो करने के लिए, इस बी को जीरो करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे डीपीडीटी स्विच के यहाँ पे टू टू टर्मिनल्स होते हैं इसके, ठीक है। हम इसको दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वन इज फॉर पॉजिटिव एंड सेकंड इज फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। जब हम इसको फर्स्ट पे कनेक्ट करेंगे तो हम इसको जितना इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। अब इसको जब हम नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हम इसको सेकंड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जो इसको डिक्रीज करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे कि वो नेगेटिव नेगेटिव उतनी ज्यादा उसमें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम इसको जितना ज्यादा चार्ज देंगे वो नेगेटिव में ही कम होती जाएगी, नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, और हमारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हमने एक मटेरियल, एक रिंग को कंसीडर करा था, एक स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस और डीसी सोर्स है, ठीक है। एमीटर इज फॉर मेजरिंग करंट। तो इसको जैसे जैसे हमने एच दिया, इसके ये मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है, इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ, तो ये भी क्या हुआ, साथ के साथ इंक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही हम इसको जीरो पे ले आए, जीरो पे कम कर दिया हमने, पर ये बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो इस ओ से बी तक की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ओ से बी तक की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। जब हमारा एच जीरो हो गया बट बी जीरो नहीं हुआ, तो बी की कुछ वैल्यू हुई, उसको हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। अब इस रिटेंटिविटी को कम करने के लिए हम इसको सेकंड स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारी एच की वैल्यू बढ़ने लगती है नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ये कम होता जाएगा, तो एक टाइम आएगा जहाँ बी की वैल्यू जीरो होगी बट एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में कुछ होगी, तो उसको हम बोलते हैं कोएरसिविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोएरसिव फोर्स या फिर कोएरसिविटी, ठीक है। जब हम मतलब इसको हमने, जब बी को जीरो हो गया बट एच की कुछ वैल्यू है, तो उसको हम बोलेंगे कोएरसिविटी। तो इसको इस फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएंगे, तो बी की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा यहाँ पे भी ये सेचुरेट हो जाएगी, तो इसको जीरो करने के लिए हम इसको अगेन रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तब फिर से ये भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे रिटेंटिविटी आएगी, और उसको जीरो करने के लिए हम इसको फर्दर दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, तो बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी बट एच की वैल्यू कुछ बचेगी, इसको हम बोलेंगे कोएरेसिविटी। फिर हम इसको एच को इंक्रीज कर देंगे फर्दर, जहाँ से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इस पूरे प्रोसीजर में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा, जितना ये कर्व के अंदर एरिया होगा, ठीक है। तो हायर द एरिया हायर विल बी द लॉस, और इस लॉस को हम बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो ये क्या, इसका जरूरत क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं ना उनको सेलेक्ट करने में काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे तीन ग्राफ देख रहे हैं, फर्स्ट इज फॉर हार्ड स्टील, यानी हार्ड स्टील हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इसका लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका पावर लॉस जो है बहुत ज्यादा है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मर में तो यूज नहीं करेंगे, तो हम इसको और पर इसकी रिटेंटिविटी काफी हाई है, ठीक है, यानी इजीली ये वो नहीं होता,
इजीली अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या है, जीरो नहीं होने देता। तो ये किस में यूज होएगा, हमारे परमानेंट मैग्नेट में, क्योंकि इसकी हाई रिटेंटिविटी एंड कोएरेसिविटी है। तो ये कहाँ पे यूज होएगा, परमानेंट मैग्नेट्स में। उसके बाद हम देखेंगे तो स्टील, सिलिकॉन स्टील, अब इसके देखें तो इसका एरिया बहुत कम है, तो इसका पावर लॉस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे इसका लॉसेस कम होगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर कोर में या फिर इंडक्शन मोटर्स में। उसके बाद आता है रोट आयरन। रोट आयरन मीन्स आप देख सकते हो इसका ना ज़्यादा है ना कम है, तो मतलब इसके रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी मीडियम है और फेयरी गुड है, और मतलब ये यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट। एडी करंट का नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।